एकलव्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारे पास मध्य प्रदेश के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों पर बहुत सारा मटेरियल है। हमारा मिशन है MPPSC प्रीलिम्स 2026 के लिए इस जानकारी के ढेर में से सबसे कीमती मोती निकालना। तो आज हम सिर्फ जगहों की लिस्ट नहीं देखेंगे, बल्कि एक तरह से समय में सफर करेंगे। हम इंसानियत की सुबह देखेंगे भीमबेटका में, महान साम्राज्यों को बनते देखेंगे सांची और खजुराहो में, और फिर ये भी समझेंगे कि हजारों साल पुरानी विरासत आज भी मध्य प्रदेश की पहचान कैसे बना रही है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये टॉपिक MPPSC के लिए इतना जरूरी क्यों हो गया है। देखिए, इसकी अहमियत सीधी सीधी सिलेबस से जुड़ी है। ये MPPSC प्रीलिम्स की यूनिट 1 का कोर हिस्सा है, जिसमें मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य आता है। लेकिन बात सिर्फ सिलेबस की नहीं है, बात सवालों के पैटर्न की भी है। अच्छा, तो यहाँ से सवाल किस तरह के बनते हैं? क्या ये सिर्फ रटने वाली जानकारी होती है कि कौन सी साइट कहाँ है? नहीं, अब पैटर्न बदल रहा है। 3 तरह के सवाल दिखते हैं। पहले तो हैं सीधे सपाट तथ्यात्मक सवाल, खजुराहो किसने बनवाया, सांची की खोज कब हुई। दूसरे हैं लोकेशन पर आधारित, ये साइट किस जिले में है, कौन सी नदी पास से गुजरती है। लेकिन जो तीसरा प्रकार है वो सबसे दिलचस्प और सबसे अहम है। और वो क्या है? वो है करंट अफेयर्स से जुड़ा एंगल। देखिए, यूनेस्को की एक टेंटेटिव लिस्ट या अस्थायी सूची होती है। जब भी मध्य प्रदेश की कोई नई साइट इस लिस्ट में जुड़ती है तो वो अचानक से एक हॉट टॉपिक बन जाती है। हाँ, ये तो है। पिछले 3-4 साल का ट्रेंड देखें तो कला और संस्कृति से मतलब 5-7 सवाल आ ही रहे हैं, और 2026 के लिए ये जो नई साइट्स अस्थायी सूची में आई हैं वो सबसे ज्यादा नंबर दिला सकती हैं। समझ गई। तो भविष्य के सवाल आज की खबरों में छिपे हैं। तो चलिए एक बार मध्य प्रदेश की पूरी यूनेस्को प्रोफाइल का जायजा लेते हैं। कुल कितनी स्थायी धरोहरें हैं हमारे पास? मध्य प्रदेश में कुल 3 स्थायी विश्व धरोहर स्थल हैं। सबसे पहले 1986 में खजुराहो के मंदिर समूह को ये दर्जा मिला। 1986। ठीक है। उसके ठीक 3 साल बाद 1989 में सांची स्तूप, और फिर 2003 में भीमबेटका की गुफाओं को शामिल किया गया। और वो अस्थायी सूची जो आप बता रहे थे कि लगातार लंबी होती जा रही है। बिल्कुल। उस सूची में 15 से भी ज्यादा स्थल प्रस्तावित हैं, जिन पर हम आज विस्तार से बात करेंगे। और एक खास कैटेगरी भी है, क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। हाँ, ग्वालियर वाला। जी, इसमें हाल ही में 2023 में ग्वालियर को संगीत का शहर यानी सिटी ऑफ म्यूजिक का खिताब मिला है। इन्हीं सब वजहों से मध्य प्रदेश को सही मायनों में हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया कहा जाता है। चलिए, तो सफर की शुरुआत पहले स्थायी स्थल खजुराहो से करते हैं। इन मंदिरों के पीछे की कहानी क्या है? खजुराहा, जो छतरपुर जिले में है, चंदेल राजवंश की पहली राजधानी थी। इन मंदिरों को 950 से 1050 ईस्वी के बीच, यानी सिर्फ 100 साल के समय में बनाया गया था। सिर्फ 100 साल में? जी, और ये सोचना ही कमाल है कि उस जमाने में उन्होंने 85 मंदिर खड़े कर दिए थे। हालांकि आज उनमें से सिर्फ 25 ही बचे हैं। 85 मंदिर, और फिर ये गुमनामी में चले गए, दुनिया की नजर में दोबारा कब आए? हाँ, सदियों तक ये जंगल में छिपे रहे। फिर 1838 में एक ब्रिटिश इंजीनियर RTS बर्ट ने इन्हें फिर से खोज निकाला, और फिर 1986 में जाकर यूनेस्को ने इन्हें विश्व धरोहर का दर्जा दिया, जिससे ये दुनिया के नक्शे पर आ गए। बिल्कुल। खजुराहो की वास्तुकला तो लाजवाब है। ये किस शैली में बने हैं और इनकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? ये उत्तर भारतीय नागर शैली के सबसे बेहतरीन उदाहरणों में से हैं। इनकी पहचान है ऊंचे चबूतरे, जिन्हें जगती कहते हैं, जिन पर ये मंदिर खड़े हैं, और बेशक इनकी बाहरी दीवारों पर की गई बारीक नक्काशी, जिसमें कामुक मूर्तियां भी शामिल हैं, जो जीवन के उत्सव को दर्शाती हैं। और ये पंचायतन शैली क्या है? कई मंदिर पंचायतन शैली में हैं, मतलब मुख्य मंदिर 4 छोटे मंदिरों से घिरा होता है। और ये सारे मंदिर एक जगह पर नहीं है, इन्हें ग्रुप्स में बांटा गया है ना? हाँ, इन्हें 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। पश्चिमी समूह सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण है। कंदरिया महादेव मंदिर इसी में है। जी, यहीं पर कंदरिया महादेव और लक्ष्मण मंदिर जैसे विशाल मंदिर हैं। पूर्वी समूह में हिंदू और जैन मंदिर साथ साथ हैं, जो उस दौर की सहिष्णुता को दिखाता है। और दक्षिणी समूह में दूल्हादेव और चतुर्भुज मंदिर हैं। कंदरिया महादेव मंदिर के बारे में एक दिलचस्प तथ्य है, जो सिर्फ वास्तुकला से नहीं बल्कि राजनीति से भी जुड़ा है। बिल्कुल सही। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये पत्थर में लिखा गया एक राजनीतिक बयान है।
माना जाता है कि राजा विद्याधर ने इसे महमूद गजनवी पर अपनी जीत की खुशी में बनवाया था। अच्छा, तो ये एक तरह की विक्ट्री लैप थी। हाँ, आप कह सकते हैं। सबसे भव्य मंदिर बनाकर विद्याधर सिर्फ भगवान को धन्यवाद नहीं दे रहे थे, बल्कि पूरे मध्य भारत में अपनी ताकत और संस्कृति का परचम लहरा रहे थे। वाह, तो खजुराहो जीवन और शक्ति का उत्सव है। अब यहाँ से चलते हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है, शांत, ध्यान और चिंतन वाला। बात करते हैं सांची की। बहुत अच्छा ट्रांजिशन है। सांची, जो रायसेन जिले में बेतवा नदी के किनारे है, बौद्ध धर्म का एक महान केंद्र है। इसका निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने करवाया था। और दिलचस्प बात यह है कि इसकी देखरेख की जिम्मेदारी अशोक की पत्नी देवी ने संभाली थी, जो खुद विदिशा की एक व्यापारी की बेटी थी। और खजुराहो की तरह ये भी गुम हो गया था? हाँ, ये भी सदियों तक भुला दिया गया। 1818 में एक ब्रिटिश अफसर जनरल हेनरी टेलर ने इसे खोजा। और फिर इसे ठीक किसने करवाया? बाद में 1912 से 1919 के बीच पुरातत्ववेत्ता सर जॉन मार्शल ने इसे इसका पुराना गौरव लौटाया। फिर 1989 में ये यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ। सांची की वास्तुकला को समझने के लिए कुछ खास शब्द हैं जो परीक्षा में भी आते हैं। चलिए दिमाग में एक स्तूप बनाते हैं। सबसे पहले आता है विशाल गुंबद, जिसे अंडा कहते हैं। इसका क्या मतलब है? अंड ब्रह्मांड या आकाश के गुंबद का प्रतीक है। फिर ठीक इसके ऊपर एक छोटी चौकोर रेलिंग होती है जिसे हर्मिका कहते हैं। ब्रह्मांड के ऊपर एक छोटा सा वीआईपी एनक्लोजर जैसा। बिल्कुल, इसे देवताओं का निवास माना जाता है। और फिर इसी के ऊपर एक स्तंभ पर 3 छतरियां होती हैं, जिन्हें छत्र कहा जाता है। और ये 3 छतरियां? ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ का प्रतीक है। तो आप असल में बौद्ध ब्रह्मांड का एक मॉडल बना रहे हैं। और इसके चारों तरफ जो खूबसूरत दरवाजे हैं वो तोरण कहलाते हैं। जी, ये 4 दिशाओं में बने प्रवेश द्वार हैं जिन्हें तोरण कहते हैं। इन्हें बाद में शुंग और सातवाहन काल में बनाया गया था। उन पर जातक कथाओं केरी गई हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ बुद्ध को इंसान के रूप में नहीं, बल्कि कमल, पहिया या बोधि वृक्ष जैसे प्रतीकों से दर्शाया गया है। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है। हाँ, और इन्हीं तोरणों पर शालभंजी का यानी यक्षी की मूर्ति भी है, जो उर्वरता और मंगल का प्रतीक है। तो अब तक हम साम्राज्यों और धर्मों की कहानी देख चुके हैं। अब समय में और भी पीछे चलते हैं, उस दौर में जब इंसान पहली बार अपनी कहानी पत्थरों पर लिख रहा था। हम बात कर रहे हैं भीमबेटका की। भीमबेटका हमें सीधे प्रागैतिहासिक काल में ले जाता है। ये भी रायसेन जिले में है, रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। इसकी खोज 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने की थी। ये जगह हमें दिखाती है कि हजारों साल पहले हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, क्या सोचते थे। इसे 2003 में यूनेस्को का दर्जा मिला। मैंने सुना है यहाँ गुफाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। यहाँ 700 से ज्यादा शैलाश्रय यानी रॉक शेल्टर्स हैं। ये कोई 1-2 गुफाएं नहीं, ये एक प्रागैतिहासिक महानगर जैसा है। 700 से ज्यादा? जी, और इनमें से 400 में तो चित्र भी बने हुए हैं। ये दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी आर्ट गैलरी है। कमाल है। तो हमारे पूर्वज किस तरह की पेंटिंग बना रहे थे? इन चित्रों को हम 3 कालखंडों में देख सकते हैं। सबसे पुराने पुरा पाषाण काल के चित्रों में बड़े बड़े जानवर हैं, बाघ, हाथी, गैंडे। ये गहरे लाल और हरे रंग से बने हैं। फिर आता है मध्य पाषाण काल। सबसे ज्यादा चित्र इसी दौर के हैं। इनमें शिकार के दृश्य हैं, लोग समूह में नाच रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। और बाद के दौर में? बाद के यानी ऐतिहासिक काल के चित्रों में राजा, सैनिक, घोड़े और धार्मिक प्रतीक दिखने लगते हैं, जो एक संगठित समाज की शुरुआत को दिखाते हैं। और ये रंग कैसे बनाते थे? रंग भी प्राकृतिक खनिजों से बनाए जाते थे। गेरू, चूना, हेमाटाइट। यहाँ की जू रॉक बहुत प्रसिद्ध है, जिस पर कई तरह के जानवर एक साथ चित्रित हैं। ये पेंटिंग्स असल में मानव के सामाजिक विकास की एक पूरी किताब हैं। ये तो हुई अतीत की बात। अब आते हैं वर्तमान की एक बड़ी उपलब्धि पर, जिसने मध्य प्रदेश को फिर से वैश्विक मंच पर ला दिया है। ग्वालियर, यूनेस्को का संगीत का शहर। इसका क्या मतलब है? ये बहुत बड़ी पहचान है। नवंबर 2023 में ग्वालियर को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया। ये दर्जा सिर्फ ऐतिहासिक इमारतों के लिए नहीं, बल्कि शहर की जीती जागती सांस्कृतिक विरासत के लिए मिलता है। और ग्वालियर की संगीत विरासत तो सदियों पुरानी है। बिल्कुल। संगीत सम्राट तानसेन की जन्मस्थली ग्वालियर है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे पुराना घराना, ग्वालियर घराना, यहीं से शुरू हुआ। और तानसेन समारोह भी तो यहीं होता है। जी,
आज भी भारत का सबसे बड़ा वार्षिक संगीत समारोह, तानसेन समारोह, यहीं होता है। तो ये दर्जा उस पूरी परंपरा को एक सलाम है। तो ये थे हमारे स्थायी स्थल। अब उन जगहों की बात करते हैं जो भविष्य में स्थायी दर्जा पा सकती हैं, यानी अस्थायी सूची में शामिल है। इसमें सबसे पहला नाम तो ग्वालियर के किले का ही है। ग्वालियर का किला, जिसे भारत का जिब्राल्टर कहते हैं, ये गोपाचल पर्वत पर बना है और कहा जाता है कि इसे 8वीं सदी में राजा सूरज सेन ने बनवाया था। इसके अंदर भी कई स्मारक है ना? इसके अंदर मान मंदिर, सास बहू मंदिर और तेली का मंदिर जैसी शानदार इमारतें हैं। तेली का मंदिर इसलिए खास है क्योंकि इसका शिखर उत्तर भारत में होते हुए भी द्रविड़ शैली का है। अस्थायी सूची में अगला नाम काफी अनोखा है, बुरहानपुर का खूनी भंडारा। ये नाम सुनने में थोड़ा अजीब है, ये है क्या? इसका एक और नाम कुंडी भंडारा है। यह असल में 17वीं सदी का एक जीरो इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई सिस्टम है। जीरो इलेक्ट्रिसिटी? जी, ये मुगल काल की एक अद्भुत भूमिगत जल प्रबंधन प्रणाली है। ये काम कैसे करता था? ये फारसी कनात तकनीक पर आधारित है। सोचिए, एक धीरे धीरे ढलान वाली भूमिगत सुरंग जो पहाड़ी से पानी लेती है और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी का इस्तेमाल करके मीलों दूर शहर तक पानी पहुंचाती है, बिना किसी मोटर या बिजली के? बिल्कुल। इसे जहांगीर के दौर में अब्दुल रहीम खाने खाना ने बनवाया था। ये कमाल की इंजीनियरिंग है। अविश्वसनीय। अगला नाम है चंबल घाटी के शैल कला स्थल। ये भीमबेटका से कैसे अलग है? ये भीमबेटका का ही एक विशाल रूप है, आप कह सकती हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात रॉक आर्ट क्षेत्र माना जाता है, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में फैला है। अच्छा। यहाँ भी मेसोलिथिक काल के शिकार के दृश्यों से लेकर ऐतिहासिक काल के धार्मिक चित्रों तक हजारों साल का इतिहास पत्थरों पर बना हुआ है। अब बात करते हैं एक ऐसे मंदिर की जो अपनी विशालता और अपने अधूरेपन दोनों के लिए जाना जाता है। भोजपुर का भोजेश्वर महादेव मंदिर। रायसेन जिले में बेतवा के किनारे बना ये मंदिर पूर्व का सोमनाथ कहलाता है। इसे 11वीं सदी में महान परमार राजा भोज ने बनवाया था। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है जो एक ही चट्टान से बना है। और इसके अधूरेपन की क्या कहानी है? यही इसकी सबसे रहस्यमयी बात है। मंदिर का शिखर कभी पूरा नहीं बन पाया। क्यों, ये कोई नहीं जानता। लेकिन कोई तो सुराग होगा। हाँ, पास की चट्टानों पर मंदिर के पूरे आर्किटेक्चरल प्लान और नक्शे उकेरे हुए मिले हैं, जिससे हमें उस समय की निर्माण तकनीक की झलक मिलती है। अब चलते हैं मंडला जिले में रामनगर के गोंड स्मारकों की तरफ। इनकी क्या खासियत है? इनकी खासियत है सांस्कृतिक संगम। ये 17वीं शताब्दी में गोंड राजा हृदय शाह ने नर्मदा किनारे बनवाए थे। इन महलों जैसे मोती महल और बेगम महल में आपको राजपूत और मुगल वास्तुकला का असर दिखेगा, जिसे एक आदिवासी गोंड समुदाय ने अपनी जरूरतों और शैली के हिसाब से ढाला था। और इसी तरह का एक और संगम हमें मंदसौर के धमानार में भी देखने को मिलता है। बिल्कुल, धमानार में 51 गुफाएं हैं जो एक लैटेराइट पहाड़ी को काटकर बनाई गई हैं। यहाँ बौद्ध और हिंदू धर्म एक साथ मौजूद हैं। एक तरफ बौद्ध गुफाओं में स्तूप और बुद्ध की निर्वाण मुद्रा में मूर्ति है, तो वहीं धर्मराजेश्वर मंदिर है जो एक ही चट्टान से बना विशाल हिंदू मंदिर है, बिल्कुल एलोरा के कैलाश मंदिर जैसा। अस्थायी सूची में कुछ प्राकृतिक स्थल भी हैं, जैसे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। जी, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व सिर्फ बाघों का घर नहीं है, ये मध्य भारत के पूरे इकोसिस्टम की आत्मा है। इसकी अनोखी बात यह है कि यहाँ हिमालय और पश्चिमी घाट दोनों क्षेत्रों की वनस्पतियां और जीव जंतु पाए जाते हैं। ये एक बायोलॉजिकल मीटिंग पॉइंट है। अच्छा। साथ ही यहाँ 50 से ज्यादा प्रागैतिहासिक रॉक शेल्टर्स भी मिले हैं। और एक और प्राकृतिक स्थल है जबलपुर का भेड़ा घाट, लमेटा घाट, जो अपने संगमरमर के लिए मशहूर है। संगमरमर के साथ साथ लमेटा घाट एक और चीज के लिए विश्व प्रसिद्ध है, डायनासोर के जीवाश्म। डायनासोर? हाँ, ये पूरा इलाका, जिसे लमेटा फॉर्मेशन कहते हैं, डायनासोर के अंडों और हड्डियों के फॉसिल्स का खजाना है। इसलिए इसे प्राकृतिक धरोहर के तौर पर प्रस्तावित किया गया है। ये तो बहुत लंबी और प्रभावशाली सूची है। और इसमें हाल ही में कुछ नए नाम भी जुड़े हैं, है ना? मार्च 24-25 में। हाँ, सीरियल नॉमिनेशन के तहत कुछ नई साइट्स जोड़ी गई हैं। इसमें है सम्राट अशोक के शिलालेख जैसे रूपनाथ और गुजरा। फिर है गुप्त काल के मंदिर, जिन्हें भारतीय मंदिर वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है, जैसे सांची का मंदिर संख्या 17 और तिघवा का विष्णु मंदिर। इस नई सूची में और क्या है? इसमें 64 योगिनी मंदिरों का समूह भी है, मितावली, भेड़ाघाट और खजुराहो वाले।
मितावली का गोलाकार मंदिर तो इतना अनूठा है कि माना जाता है कि भारत के पुराने संसद भवन का डिजाइन इसी से प्रेरित था। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। और आखिर में है ओरछा की बुंदेला वास्तुकला, जिसमें जहांगीर महल और राजमहल जैसे शानदार निर्माण शामिल हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी बहुत विस्तृत है। अगर MPPSC प्रीलिम्स 2026 के लिए एक फाइनल चीट शीट बनानी हो तो एक एस्पिरेंट को किन बातों पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए? सबसे पहले जो सबसे नए अस्थायी स्थल हैं उन पर नजर रखें। खूनी भंडारा, गोंड स्मारक, धमनार। फिर स्थायी स्थलों के वर्ष रट लीजिए। खजुराहो 1986, सांची 1989, भीमबेटका 2003। ये मैच द कॉलम में आ सकते हैं। और स्टैटिक और करंट अफेयर्स के नजरिए से? स्टैटिक में खजुराहो के चंदेल निर्माता और सांची के तोरण बनाने वाले सातवाहन ये हमेशा पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स या मतलब डायनामिक फोकस में ग्वालियर का संगीत का शहर बनना और लमेटा घाट का डायनासोर जीवाश्मों की वजह से चर्चा में रहना ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर एक लाइन में रिवीजन करना हो तो? बस इतना याद रखें, 3 स्थायी, 15 प्लस अस्थायी। ग्वालियर इज इक्वल टू संगीत, बुरहानपुर इज इक्वल टू कनात सिस्टम या वाटर मैनेजमेंट, भेड़ाघाट इज इक्वल टू संगमरमर प्लस डायनासोर, धमनार इज इक्वल टू गुफा प्लस मंदिर, रामनगर इज इक्वल टू गोंड वास्तुकला। और सबसे जरूरी, मार्च 2024-25 की नई घोषणाओं को करंट अफेयर से जोड़कर जरूर पढ़ें, क्योंकि सवाल वहीं से बनने की सबसे ज्यादा संभावना है। ये शानदार था। तो मध्य प्रदेश की ये धरोहरें सिर्फ पत्थर और इमारतें नहीं हैं, ये हजारों साल की कहानियों, विज्ञान और संस्कृति की जीती जागती किताबें हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में रह गया। हमने राजा भोज के अधूरे मंदिर की बात की। ये सोचना कितना दिलचस्प है कि क्या उस समय की कोई और भी ऐसी महान योजनाएं थीं जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गईं, जिनके सिर्फ नक्शे या नींव ही बाकी रह गए। ऐसे ही क्विक रिवीजन टॉपिक्स के लिए एकलव्य YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।